हेलो स्टूडेंट, नगर पालिका का सुन लीजिए अब एक क्वेश्चन और। उत्तर प्रदेश नगर पालिका 1916 के अधीन नगर पालिका पर राज्य सरकार को दिए गए नियंत्रण के उपाय क्या हैं? अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत इसका विवेचना कीजिए। धारा 30 जो है नगर पालिका अधिनियम 1916 की, राज्य सरकार किसी भी समय नगर पालिका को कारण बताओ नोटिस देने के उपरांत सुनवाई का युक्त अवसर देने के उपरांत नगर पालिका को निम्नलिखित दो आधारों पर विघटित कर सकती है। नगर पालिका का विघटन बता रहे हैं। नगर पालिका द्वारा इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों के पालन करने में निरंतर जो कंटिन्यूली डिस्प्यूटेड अपनी शक्तियों को एक से अधिक बार उल्लंघन करने पर, एक बार करने पर नहीं, एक से अधिक बार करने पर। धारा 34(1)(b) में राज्य सरकार शिकायत प्राप्त होने पर या तो स्वप्रेरणा से नगर पालिका द्वारा या उसकी समिति द्वारा या उसके किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित आदेश के निष्पादन को प्रतिषेध कर सकती है यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प लोकहित के प्रतिकूल हो। ऐसा संकल्प नगर पालिका ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए या विधि के किसी उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए पारित किया हो। राज्य सरकार ऐसे संकल्पों का या आदेशों का निष्पादन रोक सकती है या अग्रतर निष्पादन रोक सकती है। धारा 35 में राज्य सरकार आवेदन प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से उसे यह प्रतीत होता है कि नगर पालिका ने नगर पालिका अधिनियम 1916 या किसी अन्य अधिनियम या उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में व्यतिक्रम किया है या राज्य सरकार द्वारा दिए गए किसी आदेश निर्देश को क्रियान्वित करने में कोई व्यतिक्रम किया है तो राज्य सरकारें लिखित आदेश द्वारा नगर पालिका को ऐसे कर्तव्य पालन करने के लिए समय निर्धारित करेंगी। ये रहा आपका नगर पालिका का विघटन। एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है। नगर पालिका के अंतर्गत नगर पालिका की वित्तीय शक्तियाँ जाँच और अंतरिम आदेश देने तक उसकी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार कर सकती है। नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत वित्तीय शक्तियां और जांच अंतिम आदेश तक रोक लग जाने या से उसकी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार कर सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्ण पीठ द्वारा हाफिज अंतौला अंसारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2011 के बाद में जांच के क्षेत्र और शक्तियों के प्रयोग के ढंग के बारे में विस्तृत विवेचना की गई है। धारा 48 क्लास 2 के परंतु जो 2005 में संशोधन के माध्यम से राज्य सरकार पर यह विश्वास करने का कारण है कि जोड़ा गया था 2005 में, उसमें ये इस प्रश्न का पूरा डिसाइड किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय हाफिज अंतौला अंसारी हाफिज अंतौला अंसारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2011 में कि यदि कोई वित्तीय चूक होती तो राज्य सरकार क्या एक्शन लेगी। तो राज्य सरकार धारा 48 के परंतुक में जो जोड़ा गया परंतुक में विश्वास करने कारण है कि आरोप निराधार नहीं है, मतलब ग्राउंड है, तो क्या करेगी, उस धारा के दिन कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है, कार्यवाही करती है। तो वो आरोप युक्त कारण बताओ नोटिस जारी होने के दिनांक से अध्यक्ष को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां कृत्यों का प्रयोग और निष्पादन निर्वहन करने से तब तक रोक दिया जाएगा जब तक कि उन आधारों का जांच न हो जाए और वह उससे विमुक्त न हो जाए। उपधारा 2(a) के अधीन कार्यवाहियों का समापन न हो जाने और प्रवृत्त रहने की ऐसी अवधि के दौरान अध्यक्ष की उक्त शक्तियां कृत्यों कर्तव्यों का प्रयोग डीएम द्वारा या उसके द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न पंक्ति का न हो द्वारा किया जाएगा। धारा 48(2) के अधीन वैध कारण बताओ नोटिस जारी की जाती है तब अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग निषिद्ध हो जाता है, लेकिन अध्यक्ष के पद से हटाए जाने कार्रवाइयों को में वित्तीय प्रशासनिक शक्तियों का हक समाप्त नहीं हो जाता। यदि नोटिस अवैध पाया जाता है तो धारा 48(2) के परंतु की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है तो वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार समाप्त नहीं होता। वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को समाप्त करने वाली नोटिस एक सामान्य कारण बताओ नोटिस नहीं होती, अपितु इसमें आरोप भी सम्मिलित होता है। आरोप के संबंध में नगर पालिका स्थानीय निकाय के प्रधान का स्पष्टीकरण प्राप्त करना था। कारण बताओ नोटिस जारी करने के पूर्व उन पर विचार करना केवल शक्तियों के मनमानापूर्ण प्रयोग पर आघात करना होता है, लेकिन अध्यक्ष के जवाब पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया
था इस वाद ने, न ही लिखित रूप से कथन पर विचार किया गया था, तो इस निर्णय के द्वारा अध्यक्ष की वित्तीय शक्तियों को रोका नहीं गया और न्यायालय ने निर्धारित किया कि ये जो उस पर ये सब लगा है एलिगेशन, वो सब झूठ है। प्रस्तुत मामले में तथ्यों के मुताबिक पारसनाथ जैन ने अधिकार स्वतः छीन जाने के प्रकरण को चुनौती दी। 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ का मामला था। नोटिस जारी होते हुए अध्यक्ष के अधिकार छीन जाएंगे। इसके साथ खंडपीठ ने हाफिज अताउल्लाह अंसारी केस में 3 जजों की पूर्णपीठ के फैसले को सही न मानते हुए मामला 5 न्यायाधीशों की वृहदपीठ को संदर्भित कर दिया था। यह फैसला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति दिलीप वर्मा और M.K. गुप्ता, सुनीत कुमार यशवंत वर्मा की वृहदपीठ में हाफिज अताउल्लाह अंसारी केस में पूर्णपीठ के निर्णय को सही करार देते हुए दिया गया। 5 न्यायपीठ की वृहदपीठ ने कहा, नगर पालिका की धारा 48 क्लास 2 के तहत नगर पालिका के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, लेकिन कार्यवाही के नोटिस के साथ ही उसके अधिकार को स्वतः नहीं छीना जाएगा। उसके लिए अध्यक्ष को सुनने के बाद प्रथम दृष्टया दोषी ठहराए जाने का आरोप निराधार न पाए जाने आवश्यक है। वृहद पीठ ने स्पष्ट किया कि धारा 48 क्लास 2 में अधिकार छीनने की शक्ति निहित है, लेकिन ऐसा कार्य करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना भी अनिवार्य रूप से जरूरी है। कानून की मंशा यह नहीं है कि पद से हटाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी होते ही अध्यक्ष को अधिकार स्वतः छीन लिया जाए। राज्य सरकार अब नगर पालिका अध्यक्ष के वित्तीय प्रशासनिक शक्तियों को मनमाने ढंग से नहीं छीन सकती। अध्यक्ष को हटाने के लिए उसके विरुद्ध पर्याप्त आधार होने का, प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने का एलिगेशन होना बहुत जरूरी है और नैतिक निर्धारणों का सिद्धांतों का पालन करना भी, युक्त सुनवाई का अवसर देना भी आवश्यक है। तभी आप अध्यक्ष के अधिकारों को छीन सकते हैं। ऐसे राज्य सरकार अपने मनमाने शक्तियों द्वारा ऐसा नहीं कर सकती। मैंने आप लोगों को जितना भी नगर पालिका में इम्पोर्टेंट था बता दिया। 1-2 क्वेश्चन रह गया है, मैं आप लोगों को 1-2 दिन में वही बता दूंगी। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर